गद्य पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में बेल्जियम यूरोप में जन्मे अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के से संबंधित अनेक घटनाओं को मर्मस्पर्शी रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रचलित और महत्वपूर्ण विधा है। किसी महान व्यक्तित्व की स्मृतियाँ ही कलमबद्ध होकर संस्मरण बनती हैं। रामकथा के प्रसिद्ध लेखक फादर कामिल बुल्के पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित ये संस्मरण अपने आप में एक स्मृति लेखा है उस महान व्यक्तित्व का जिसने जन्म तो पाया बेल्जियम यूरोप में के रैम्स चैपल शहर में, लेकिन अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर कामिल बुल्के जिस रैम्स चैपल में पैदा हुए वो पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। वे भी संत थे, किंतु पारंपरिक न होकर साहित्यिक संत थे। लेखक का मानना है तब तक फादर की कृति राम कथा और फादर को ये याद किया जाएगा, उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से अगाध प्रेम रखने वाले व्यक्ति के अपूर्व उदाहरण के रूप में समझा जाएगा। जब तक भारतीय लोकमानस में वास्तविक रामकथा जीवित रहेगी, फादर कामिल बुल्के का ये लेख बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित है और लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि है। पाठ का आशय इस प्रकार है। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरवाद गैंग्रीन एक जहरीला फोड़ा होता है। लेखक कहते हैं फादर कामिल बुल्के को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक कहते हैं जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों। लेखक का ऐसा मानना है कि फादर कामिल बुल्के सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सबके प्रति वो अमृत वचन बोलते थे, फिर ईश्वर ने उनको जहरवाद जैसी बीमारी से ग्रसित क्यों किया। ये सवाल किस ईश्वर से पूछें। लेखक कहते हैं हम किससे पूछें कि इतने अच्छे व्यक्तित्व को जहरवाद की मौत क्यों मिली। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देरी पर क्यों है। जिस समय फादर कामिल बुल्के उम्र दराज हो चुके थे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो उस समय बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके थे, उस समय उनको ये जहरवाद गैंग्रीन नामक फोड़ा हो गया था, जो कि बहुत ही कष्टदायी था। लेखक कहते हैं ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। एक लंबी दाढ़ी उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, उनकी वेशभूषा के बारे में बताते लेखक। एक लंबी दाढ़ी, पादरी के सफ़ेद चोगे में से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। फादर कामिल बुल्के जिससे भी मिलते थे तो अपने दोनों हाथों को, बाहों को फैलाकर लोगों को गले से लगा लेते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व, वो अपनी बहुत ज़्यादा ममता और अपनापन दिखाते थे। इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था, अपने हर प्रियजन के लिए अपनत्व और प्रेम उमड़ता रहता था। मैं 45 साल से इसका साक्षी हूँ। लेखक कहते हैं मैं 45 साल से मैं फादर कामिल बुल्के को जानता हूँ। मैं गवाह हूँ कि लोगों को कितने अपनत्व और प्यार के साथ वो मिलते थे। जब भी वह इलाहाबाद में थे तब भी, और तब भी जब वो दिल्ली से आते थे। आज उन बाहों का दबाव
मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। लेखक कहते हैं आज का फादर कामी बुल्के की मृत्यु हो गई है और उनका उनका शव मेरे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी हम उस दबाव को महसूस कर रहे हैं जो फादर गले मिलकर अपनी छाती से चिपका लेते थे। फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। लेखक कहते हैं जब फादर बुल्के को याद करो तो ऐसा लगता है कोई सैड म्यूज़िक सुन रहे हैं। जब हमारा मन दुखी होता है, उदास होता है, तो हम उदास संगीत सुनते हैं तो मेरा मन शांत हो जाता है। लेखक कहते हैं जब मन बहुत बेचैन और उदास होता था तो फादर को याद कर लो तो मन में एक अद्भुत शांति मिलती थी। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा लगता था। लेखक कहते हैं फादर को देख लो, ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों से करुणा जल प्रवाहित हो रहा है और उससे पूरा शरीर हमारे शरीर ने नहा लिया है और पवित्र हो गया है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक कहते हैं जो व्यक्ति कर्म करते करते असफल हो जाता है, हिम्मत हार जाता था, परंतु फादर कामी बुल्के से बात करने के बाद वो अपने फिर से वो कर्म करने के संकल्प से भर जाता था। लेखक कहते हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक साहित्यिक संस्था है जहाँ पर उभरते हुए कवि और लेखक बैठते थे, चर्चा परिचर्चा करते थे। जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। लेखक कहते हैं वहाँ पर सब लोग ऐसे रहते थे जैसे कि एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए हों। जिसके बड़े भाई फादर बुल्के थे, उस रिश्ते में बड़े भाई की भूमिका फादर बुल्के निभाते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। लेखक कहते हैं जब नवयुवक हंसी मजाक करते थे, उस हंसी मजाक में वो दूर बैठे हुए भी उसमें वो शामिल रहते थे और मुस्कुराते रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहसें करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते थे। अपने आशीषों से हमको भर देते थे। जब हमारे घर में कोई भी उत्सव होता था वो आते थे और हमें आशीर्वाद अपने आशीर्वचन से हमें पूरा सराबोर कर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक याद कर रहे हैं कि उनके बच्चे को फादर ने पहली बार किस प्रकार से अन्नप्राशन कराया था, मुँह जूठी कराई थी और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पे देवदारू की छाया में खड़े हों। फादर की नीली आंखें थी। लेखक कहते हैं उनका लंबा चौड़ा शरीर था, ऐसा लगता था कि उनकी आंखों में वात्सल्य तैर रहा है, बच्चे के प्रति प्रेम तैर रहा है और बच्चा किसी देवदारू की छाया में बैठा हुआ है। देवदारू एक पेड़ है जो घनी छाया प्रदान करता है, तो फादर कामी बुल्के को लेखक ने देवदारू का वृक्ष कहा है और उनकी छाया में लोग उनके आशीर्वचनों के साथ रहते हैं। कहाँ से शुरू करें? लेखक कहते हैं कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में कभी नहीं देखा और ममता तथा प्यार से लबालब झलकता महसूस किया है। लेखक कहते हैं हमने कभी भी फादर बुल्के को क्रोध करते हुए नहीं देखा, आक्रोश में नहीं देखा। जब भी देखा वो प्रेम से लबालब ही दिखाई दिए और जब भी कोई नया लेखक या कवि अपनी कविताएं या रचनाएं लिखता था वे उसे पढ़ते थे और उसे बताते थे कि मैंने आपकी रचना को पढ़ा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। लेखक सोचते हैं कि कैसे इतने भरे पूरे परिवार को छोड़कर ये भारत आ गए। उनसे जब कोई पूछता था आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है, वो जवाब देते थे कि मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। वो कहते थे बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि।
घर में किसी की याद आती है? फादर कहते थे माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव उनके मन में था, मन में नहीं था। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार है। बहन बहुत ही सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता में भी देखा है। भारत में बस जाने के बाद वो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। लेकिन अब मैं तो सन्यासी हूँ, वो कहते हैं, अब तो मैं सन्यासी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा।